तो फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही पुराने गांव से होती है। हमें वहाँ पे एक बहुत ही अजीब आदमी जिसका नाम है स्टोकर, वो कुछ मजदूरों को हुक्म देता हुआ दिखाई देता है। वो चाहता था कि एक कॉफिन को छुपाते हुए एक ऐसे घर में लेकर जाया जाए जो सालों से बंद पड़ा है। और स्टोकर ने ये घर जानबूझ के इसीलिए चुना था ताकि इस कॉफिन का राज यहीं पर दफन रहे। दूसरी तरफ हम एक राइटर बन को मिलते हैं जो अब अपनी एक न्यू किताब लिखने के लिए वापस अपने गांव में आ रहा है। यहाँ रहने के लिए उसे एक जगह भी चाहिए थी, इसीलिए वो एक लड़की से कांटेक्ट करता है जो लोगों को घर वगैरह ढूंढने में हेल्प करती थी। ये लड़की बेन की बहुत बड़ी फैन निकलती है, इसीलिए जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती काफी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ स्टोकर, जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, वो दो छोटे बच्चों का पीछा करता है जो आपस में भाई हैं, और फिर वो उनमें से एक बच्चे को किडनैप कर लेता है। स्टोकर उस छोटे बच्चे को लेकर उसी हॉन्टेड घर के अंदर गया था जिस घर में उसने वो कॉफिन रखवाया था, और आज उस कॉफिन का राज खुल जाता है। कॉफिन खोलने पर उसमें से निकलता है हजारों साल पुराना एक वैम्पायर। और यहाँ हमें स्टोकर की भी सच्चाई पता चल जाती है कि स्टोकर असल में वैम्पायर के लिए काम करता था। वो उसके लिए खाने वाने का इंतजाम करता था, और आज वो इस बच्चे को इसी वैम्पायर के आगे पेश कर देता है, और इस तरह ये बच्चा वैम्पायर का शिकार बन जाता है। जो बच्चा गायब हुआ था, उसका बड़ा भाई डैनी बहुत ही ज्यादा परेशान था अपने भाई के गायब होने की वजह से, यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ जाता है। एक रात हम उसे हॉस्पिटल में ही देखते हैं और उसे अपने छोटे भाई की आवाज आती है। उसे विंडो में अपने भाई की परछाई भी दिखाई देती है। दरअसल वो कोई साया नहीं, उसका अपना भाई था जो मरने के बाद वैम्पायर बन गया था। उसने जब डैनी को काटा और उसका खून चूसा तो डैनी के अंदर खून की कमी हो गई, और फिर एक वैम्पायर के काटने की वजह से डैनी के अंदर वैम्पायर वाले वायरसेस भी बढ़ने लगे, और फिर उस दिन के बाद से उसकी तबीयत और भी बिगड़ी रहने लग जाती है। डॉक्टर्स के टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसके अंदर खून की शदीद कमी हो गई थी, और अब जब उसे होश आया तो वो अजीबोगरीब तरीके से प्यासा था। वो पानी मांग रहा था। उसकी मॉम जब पानी लेने के लिए जाती है तो पीछे से वो अपनी प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस खून के बैग को ही फाड़ कर पीने लग जाता है, और ये नजारा देखकर सभी लोग कांप उठते हैं। यहाँ डॉक्टर्स उसे कंट्रोल करने में लग जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद वो बच्चा मर जाता है। अब डैनी का भी फ्यूनरल रख दिया जाता है। फ्यूनरल के बाद सभी लोग घर चले जाते हैं, और यहाँ पर डैनी के कॉफिन के ऊपर जिस आदमी ने मिट्टी डालनी थी वो यहीं ग्रेवयार्ड में सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हड़बड़ाकर काम करना शुरू कर देता है। डैनी के कॉफिन से उसे आवाज सुनाई देती है। उसे लगा था कि डैनी जिंदा है, इसलिए उसने कॉफिन खोला भी। डैनी अचानक से अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, और वो किसी अजीब सी ताकत के साथ निकल कर इसी कब्र पर मिट्टी डालने वाले आदमी के ऊपर हमला कर देता है और अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ देता है। अब अगली सुबह जब यही आदमी अपने रूटीन के काम कर रहा होता है तो वो एक टीचर से मिलता है। टीचर नोटिस करता है कि आज इस आदमी माइक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका चेहरा काफी ज्यादा जद पड़ गया था। इससे पहले कि यहाँ पर टीचर उससे कुछ पूछते या कुछ भी करते, माइक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और अचानक ही वो मर भी जाता है। टीचर उसके करीब जाकर देखते हैं। कुछ देर पहले उसकी गर्दन पर 2 निशान के चिन्ह देखे थे जो उसके मरते ही खत्म भी हो गए। टीचर को लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ी है, पर डॉक्टर माइक की डेड बॉडी को देखकर बताती है कि वो मर चुका है, और उसकी मौत की वजह तो अब जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम से ही पता चलती, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं ये लोग। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैनी, जो कि अब एक पूरी तरह वैम्पायर बन चुका है, वो अपने दोस्त के घर जाता है। उसके दोस्त को शहर की पुरानी वैम्पायर्स की कहानियों के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए डैनी को यहाँ पर देखकर वो फौरन समझ गया कि डैनी इस टाइम वैम्पायर बन चुका है। वो उसकी बातों में नहीं आता और उसके लिए अपनी विंडो नहीं खोलता, पर यहाँ वैम्पायर बना डैनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपनी दोस्त पाइट्री को हिप्नोटाइज करके उसे खिड़की खोलने पर मजबूर कर देता है। इससे पहले कि अब डैनी पाइट्री के ऊपर हमला करता, पाइट्री फौरन ही अपने आप पर कंट्रोल वापस हासिल कर लेता है, और फिर जल्दी से पीछे जाकर टेबल से एक छोटा सा क्रॉस लेकर डैनी के ऊपर लगा देता है, जिससे डैनी को तकलीफ होती है और डैनी फौरन ही यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि पाइट्री के साथ साथ टीचर को भी ये पता चल गया था कि उनके शहर पर दोबारा वैम्पायर्स का हमला हो गया है। वो दोनों पहले भी अपने इस गांव की पुरानी वैम्पायर वाली कहानियों के बारे में जानते थे, इसलिए अब वैम्पायर्स से बचने के बारे में ये लोग रिसर्च शुरू कर चुके थे। इन्हीं की रिसर्च के दौरान हम देखते हैं कि माइक, जिसकी डेड बॉडी गायब हो गई थी हॉस्पिटल से,
वो भी अब वैम्पायर बन चुका था और वैम्पायर बना वो टीचर के घर पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो टीचर को भी अपना शिकार बनाता, उनका खून पीकर उन्हें वैम्पायर बना देता, टीचर भी यहाँ अपना क्रॉस उठाकर उससे लगा देते हैं और बिल्कुल डैनी यानी पिछले वाले वैम्पायर की तरह ही वो भी क्रॉस से जलकर यहाँ से भाग जाता है। इधर डॉक्टर जो माइक की डेड बॉडी के गुम होने से बहुत ज्यादा परेशान थी, वो जब टीचर के पास आते हैं तो टीचर की ही आकर उल्टा हालत खराब देखकर उनको परेशानी शुरू हो जाते हैं। अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके इस गांव पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब तक ये कंफर्म था कि आए दिन शहर में कोई नया इंसान वैम्पायर बन रहा है, लेकिन ये वैम्पायर का वायरस शुरू कहाँ से हुआ ये किसी को नहीं पता था और इसी के बारे में पता चलाना ज्यादा जरूरी था। ये लोग यहाँ पर राइटर बेन को भी बुला लेते हैं और बेन अभी तक इन वैम्पायर वाली कहानियों पर यकीन नहीं करता। तब टीचर कहते हैं, देखो जितनी भी चीजें हो रही हैं ये तो वैम्पायर से जुड़ी हुई हैं, मुझे कंफर्म है, लेकिन अगर तुम लोग कंफर्म करना चाहते हो तो जाओ जाकर डैनी की माँ को देखो। डैनी की माँ कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थी, अगर एक ही दिन में वो मर गई है तो जरूर उसे जाकर डैनी ने ही काटा होगा और उसका खून चूसा होगा, और अगर वो कुछ देर में वैम्पायर बन जाती है तो इसका मतलब यही है कि हमारे शहर में वैम्पायर वाला वायरस फैला हुआ है। और दूसरी तरफ मैं बाकी लोगों के साथ मिलकर स्टॉकर का पीछा करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि स्टॉकर ही वैम्पायर्स के लिए काम करता है। अब इसी तरह टीचर अपने प्लान के मुताबिक स्टॉकर का पीछा करते करते उस सुनसान घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर उसने उस वैम्पायर वाले ताबूत को रखा था। यहाँ जाने पर वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि पाइट्री यहाँ पर पहले से ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था, वो भी अकेला। ये दोनों बातों में लग जाते हैं और इन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि स्टॉकर इन दोनों को बाहर से लॉक कर दिया है। अब ये इस अंधेरे कमरे में एक वैम्पायर के साथ बंद है और वैम्पायर किसी भी वक्त इन्हें खा सकता है। अब इनकी बातों के दौरान होता भी ऐसा ही है, वो वैम्पायर इनके आने को नोटिस कर लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है। ये लोग लाख बचने की कोशिश करते हैं पर टीचर को वैम्पायर काट देता है और पाइट्री यहाँ पर छुप जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें इनकी टीम के बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है जो अब मॉर्ग रूम में गए थे, उस जगह पर गए थे जहाँ पर मरे हुए लोगों को रखा जाता था। ये लोग डैनी की मदर को देखने के लिए आए थे और यहाँ हैरान कुन तौर पर डैनी की मॉम इनकी आंखों के सामने वैम्पायर बनकर खड़ी हो जाते हैं। ये लोग पहले डर जाते हैं, अपना क्रॉस उठाते हैं, लेकिन डैनी की मॉम अपनी पॉकेट से पहले इनका क्रॉस भी तोड़ देती हैं और फिर डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश करती हैं। बेन और उसके फ्रेंड यहाँ पर एक बेडशीट उठाकर इस वैम्पायर को रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी वो अपने थोड़े से दांत डॉक्टर की गर्दन में गाड़ने में कामयाब हो ही जाते हैं। ठीक वक्त पर मैंने उसके ऊपर क्रॉस लगाकर उसे यहाँ से जलाकर भेज तो देता है, लेकिन अब तक डॉक्टर के इन्फेक्टेड होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर यहाँ पर फौरन से एंटीसेप्टिक लगाते हैं और अपने आप को एक इंजेक्शन भी इंजेक्ट करवा देते हैं जिससे वो वायरस उनकी बॉडी में फैले ना, और फिर ये सब मिलकर चले जाते हैं एक चर्च में प्रीस्ट की हेल्प लेने के लिए। दूसरी तरफ अब हमें वैम्पायर के घर में दिखाया जाता है कि स्टॉकर वहाँ आ चुका था और उसने अब पाइट्री को यहीं पर बांध दिया था ताकि वो इसे वैम्पायर का अगला शिकार बना सके। लेकिन पाइट्री मौका देखते ही उसके ऊपर ही उल्टा हमला कर देता है और अपने आप को छुड़वा कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ चर्च में प्रीस्ट को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज के दौर में भी वैम्पायर इस दुनिया में हो सकते थे कि तभी यहाँ पर पाइट्री की एंट्री हो गई जो कि स्टॉकर को मार कर आया था। वो प्रीस्ट को बताता है कि ये सब लोग सच कह रहे हैं और वो वैम्पायर असल में उस सुनसान बिल्डिंग के अंदर है। उस वैम्पायर ने मेरे सामने ही टीचर के ऊपर भी हमला किया है और अब जरूर टीचर भी वैम्पायर बनकर बाहर निकलने वाले होंगे। सूरज भी डूबने वाला था, यानी रात के अंधेरे में वैम्पायर्स का राज बढ़ने वाला था। ये लोग अब यहाँ पर फैसला करते हैं कि सभी गांव के लोगों को ये बात बता देंगे और सभी पुलिस ऑफिसर्स से भी हेल्प मांगेंगे। इनके देखते ही देखते अब यहाँ पर वो बड़ा वैम्पायर हमला कर देता है और वो पाइट्री के पीछे इसलिए आया था क्योंकि पाइट्री कई मर्तबा उससे बचकर भाग गया था। पाइट्री के पेरेंट्स इस बड़े वैम्पायर बार्नो का जल्द ही शिकार बन जाते हैं और इनको काटने के बाद जब वैम्पायर प्रीस्ट के पीछे पड़ता है तो प्रीस्ट पहले तो उसे अपनी पॉकेट से दूर रखने की कोशिश करते हैं, पर फिर पता चलता है कि प्रीस्ट का अपना ही फेथ बहुत ज्यादा कम था, जिसकी वजह से वैम्पायर उनके ऊपर भारी पड़ता है और उनके ऊपर भी हमला कर देता है। जबकि मौका पाकर बाकी लोग इस घर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर अब बेन की फ्रेंड भी जब अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी वैम्पायर का शिकार बन गई थी और वो जल्द ही अपनी बेटी को शिकार भी बना लेती है, यानी उसे काट देती हैं। बेन जब ये सब देखता है तो फौरन अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ से डॉक्टर के पास आता है। वो चाहता था कि किसी तरह से उसकी फ्रेंड को बचाया जा सके, लेकिन अब तक काफी देर हो जाती है। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ भी करती, वो लड़की पूरी तरह वैम्पायर में बदल जाती है
और उल्टा बेन के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करती है। ये लोग इस टाइम इस लड़की के तो हमले से बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बार्लो ने अपना प्लान पूरा कर दिया था। शहर के कुछ लोगों पर हमला करके उसने पहले कुछ लोगों को वैम्पायर बनाया और उनको काम पर लगा दिया, और इस तरह उसके इन नए वर्कर्स ने गांव के तकरीबन सभी लोगों को काट कर वैम्पायर फैमिली में शामिल करना शुरू कर दिया था। शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ जहाँ दूसरी तरफ पाइट्री छुपा हुआ था वहाँ पर भी बहुत सारे वैम्पायर आ गए थे, जबकि दूसरी तरफ पाइट्री वो अब बार्लो को ढूंढ रहा था, उस पहले वैम्पायर को ढूंढ रहा था मारने के लिए। उसे वैम्पायर तो नहीं मिलता, लेकिन अपना दोस्त डैनी जरूर मिल जाता है जो उसके ऊपर अंधेरे में हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे पाइट्री पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। वो अपना एक होली क्रॉस अपने दोस्त के दिल के अंदर स्टैब करते हुए उसे मार देता है। वो जानता था कि वैम्पायर्स को सिर्फ दिल में या दिमाग में स्टैब कर कर ही मारा जा सकता है। उसके कपड़ों पर अब काला खून फैल जाता है और वो जैसे ही इस जगह से बाहर निकलता है तो उसे बेन और डॉक्टर मिलते हैं। ये दोनों पहले पाइट्री के ही घर गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि पाइट्री के पेरेंट्स मरे हुए थे और पाइट्री ने उनके पास एक नोट लिखकर छोड़ा था कि चाहे जो भी हो जाए मॉम डैड, मैं आप लोगों का बदला उस वैम्पायर से ज़रूर लूँगा। अब क्योंकि बेन ये सब जानता था, इसलिए वो पाइट्री से कहता है बदला लेने की छोड़ो और चलो यहाँ से जल्दी, अभी सुबह का वक्त है, हम सूरज ढलने से पहले पहले शहर से निकल जाएंगे और बच जाएंगे। पर पाइट्री मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैंने अपने आप से कसम खाई है कि जब तक मैं अपने मॉम डैड के कातिल को नहीं मारूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वैसे भी आपको क्या श्योरिटी है कि अगर हम इस शहर से चले जाएंगे तो हम सेफ रह जाएंगे? क्या ये वैम्पायर्स बढ़कर दूसरे शहर पर हमला नहीं करेंगे? हमें वैम्पायर्स को ख़त्म करने के लिए मास्टर वैम्पायर बार्लो को ख़त्म ही करना होगा। उसका पक्का इरादा देखकर अब डॉक्टर और बेन भी उसकी मदद के लिए मान जाते हैं और अब बार्लो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जब एक ग्राउंड में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी कार्स इकट्ठी खड़ी हुई थी। बेन को देर नहीं लगती ये समझने के लिए कि इन कार्स के अंदर ज़रूर वैम्पायर्स छुपे हुए हैं धूप से बचने के लिए। वो जब इनमें से एक कार की बैग खोलता भी है तो उसे अपनी ही फ्रेंड दिख जाती है। सारे वैम्पायर्स एक एक कर कार के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। वो निकल इसलिए पा रहे थे क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस जगह पर नहीं पड़ रही थी। सूरज की रोशनी को एक बहुत बड़ा सा बोर्ड ब्लॉक किए हुए था और ये चीज पाइट्री नोटिस कर लेता है। यहाँ पर सभी वैम्पायर्स अब बेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बेन उनसे बचने की कोशिश में लग जाता है। इससे पहले कि बेन का भी काम तमाम होता, पाइट्री एक कार से जाकर उस बोर्ड के नीचे की सारी स्पोर्ट्स तोड़ देता है और बोर्ड के गिरते ही यहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स थे वो जल जल कर मरने लग जाते हैं। कुछ वैम्पायर्स को ये पकड़ कर मारते हैं तो कुछ के साथ इनकी अच्छी लड़ाई होती है और कुछ वैम्पायर्स यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस सब के दौरान शाम का भी वक्त होने लग जाता है और इन्हें अब फाइनली बार्लो का कॉफिन मिल भी जाता है। ये लोग उस कॉफिन को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं पर इनकी लाख ताकत लगाने के बावजूद वो कॉफिन नहीं खुलता, क्योंकि वैम्पायर्स की अपनी भी तो कुछ मैजिकल पावर्स थी और उन्हीं वैम्पायर वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बार्लो ने इस कॉफिन को अच्छी तरह से बंद किया हुआ था। आखिर को इस कॉफिन को खोलने के चक्कर में शाम भी हो जाती है और बार्लो खुद ही बाहर आ जाता है। इस टाइम वो फुल ताकतवर था, वो इन दोनों को मार सकता था और ये दोनों उससे बचने के लिए यहाँ से भागने लग जाते हैं। इसी क्योस में ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बेन इस टाइम जिस घर में जाता है तो उसके पीछे ही उसी की दोस्त पड़ जाती है। वो कभी भी अपनी दोस्त को मारना नहीं चाहता, चाहे वो वैम्पायर ही क्यों ना बन गई थी। मजबूरन बेन को उसके दिल के अंदर स्टैब करना पड़ता है और उसे मार के अपनी जान बचानी पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पाइट्री अब फाइनली बार्लो के हाथ लग जाता है। पहले तो वो मारना बार्लो को ही चाहता था पर बार्लो की ताकतों के आगे उस बच्चे की ताकतें कुछ भी नहीं थी। हालांकि पाइट्री एक कंटेनर के नीचे छुपने की भी कोशिश करता है लेकिन बार्लो उस कंटेनर को भी तोड़ देता है। इसके बाद वो पाइट्री को काटने वाला होता है कि अचानक उसके दिमाग से लेकर मुंह के अंदर कोई चीज स्टैब हो जाती है। स्टैब करने वाला कोई और नहीं बल्कि बेन ही था जो ठीक वक्त पर यहाँ आ गया। बेन को याद था कि पाइट्री ने उसे बताया था कि किस किस तरह से वैम्पायर्स को मारा जा सकता है। उन्हीं में से एक तरीके का इस्तेमाल करते हुए बेन ने उसके दिमाग के अंदर ये होली क्रॉस बड़ा सा स्टैब कर दिया था, जिसकी वजह से ये वैम्पायर मरा और फाइनली ये दोनों आजाद हो गए। मास्टर वैम्पायर के मरने की वजह से बाकी सभी वैम्पायर्स की ताकतें भी खत्म हो गई और ये सब वैम्पायर्स भी मर गए। फाइनली इन दोनों ने इस दुनिया से सभी वैम्पायर्स का खतरा खत्म कर दिया था। लेकिन दुख ये था कि इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए थे और बचे थे तो बस बेन और पाइट्री।
जो अब इस टांग को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि अब इस टांग में कुछ रहा भी तो नहीं था। और इस तरह उनको जाते दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।